तो चलिए आज बात करते हैं मैग्नेट्स पे। आपने मैग्नेट देखा ही होगा। मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मान ले अगर इस तरह से बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो ये जो मैग्नेट है ये आयरन के उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ये मैग्नेट का एक स्पेशल बिहेवियर होता है। और आप देखेंगे कि ये जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ये कुछ खास रीजन पे ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है और बाकी रीजन पे ये जो अट्रैक्ट करने का पावर होता है इसका वो कम होता है। इन रीजन्स को हम मैग्नेट के पोल्स कहते हैं। तो ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को या सब्सटेंस को या फिर उन सब्सटेंसेस से बने हुए अलॉयज को अट्रैक्ट कर लेता है। पर ये वुड जैसे कि लकड़ी से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट अगर हो तो ये उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर मान ले कि एक कॉपर वायर हो, ये जो वायर है ये कॉपर वायर है, तो ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह से मान ले एक एल्यूमिनियम का अगर पाइप हो तो ये उस एल्यूमिनियम पाइप को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर स्ट्रिक्टली कहा जाए तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। कुछ खास बिहेवियर होता है कॉपर, एल्यूमिनियम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ या मटेरियल्स के साथ। सो ये है एल्यूमिनियम। तो मैग्नेट जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस। स्ट्रिक्टली कहें तो इसे कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेट जिन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अर्थात ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है इन्हें हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को तो कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरे को कहा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनका बिहेवियर ये होता है कि अगर इसके पास मैग्नेट रखा जाए तो ये बहुत ही कम अट्रैक्टेड होता है उस मैग्नेट के तरफ, जबकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट्स की तरफ। और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ये मैग्नेट से रिपेल्ड होते हैं और ये बहुत ही कम रिपेल्ड होते हैं। सो ये सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये फीबली अट्रैक्टेड होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये फीबली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट से। अगर कुछ एग्जांपल देख लिया जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये है एल्यूमिनियम। और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल आप देखें तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कॉपर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है डायमैग्नेटिज्म का वाटर, पानी। पानी डायमैग्नेटिक होता है, अर्थात अगर मैग्नेट पानी के पास ले जाए तो ये रिपेल्ड होता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इनसे बना हुआ एलॉय। स्टील भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो हमने ये देखा था कि मैग्नेट के कुछ रीजन ऐसे होते हैं, स्पेशली दो रीजन ऐसे होते हैं जहां पर इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, उन्हें हम पोल्स कहते हैं। और इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं यह है इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी।
तो ये मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और मैं यहां आपको बता दूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही मैग्नेट बन सकता है। अगर आपको एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया जाए या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया जाए तो उससे आप परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। अगर इसे हम किसी और कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो हम इसे दो और पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं मैग्नेट्स को। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, जो कि हमें नेचुरली दिखता है नेचर में, नेचुरल मैग्नेट्स। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं। इस आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। अर्थात हम अगर मैग्नेट बनाते हैं और वो परमानेंट होता है तो उसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और अगर उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो टेम्पररी है, किसी एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड कर रहा है और उस एक्सटर्नल एजेंट के गायब हो जाने से या वैनिश हो जाने से वो उसका मैग्नेटिज्म वैनिश कर जाता है, तो हम उस तरह के मैग्नेट्स को टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं। और सारे नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं। अब देखिए, ये टेम्पररी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट जो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, उसे हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर कहीं करंट होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर ये वायर है, इससे इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा था। तो उससे आगे हमने ये भी देखा था कि अगर हम मान ले कि एक कॉइल बनाते हैं, मान ले इस तरह का एक कॉइल हमने बनाया और उस कॉइल से हम करंट पास करवाते हैं, इसे हम बैटरी से जोड़ दे अगर, और इससे इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो, और अगर हम इधर से देखें तो हमें अगर वो क्लॉकवाइज दिखे ये फ्लो, और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखे, तो फिर इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। इसका मतलब कि हमने यहां पर एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया है। और अगर यहीं इस कॉइल के अंदर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं इस तरह से, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। और जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाता है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखना बंद हो जाता है। अर्थात ये किस तरह का मैग्नेट है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, साथ ही साथ ये टेम्पररी मैग्नेट है। अब परमानेंट मैग्नेट पे बात करने से पहले या फिर नेचुरल मैग्नेट पे बात करने से पहले मैं मैग्नेट का एक और बिहेवियर पे चर्चा कर लूंगा। वो ये है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट होता क्या है, अगर एक बार जो कि मैग्नेट है तो उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। उसी तरह से मान ले कि हमारे पास एक मैग्नेट है पर वो बार के शेप में नहीं है, वो यू शेप में है, तो इसे हम बार मैग्नेट नहीं कहते हैं। इस तरह के मैग्नेट को हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट नहीं है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू का मतलब होता है घोड़े की नाल। देखिए इसका जो शेप है घोड़े की नाल की तरह है, तो ये हो गया हॉर्स शू मैग्नेट। तो अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो हमने इसे कर दिया फ्रीली सस्पेंड, तो ये बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अर्थात इसमें जो दो पोल्स हैं, जैसे कि ये यहां पर एक पोल होगा और यहां पर दूसरा पोल होगा, जहां पर इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है, अट्रैक्टिव बिहेवियर जो है, ये सबसे ज्यादा है।
तो जो दो पोल्स होंगे वो दो पोल्स, एक तो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, अर्थ के नॉर्थ पोल को या फिर नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और दूसरा मैग्नेटिक पोल ये अलाइंड हो जाएगा साउथ के डायरेक्शन में, या अर्थ के साउथ पोल को ये इंडिकेट करेगा। तो अगर हम इस फिगर में देखें, इसी को मान लें कि ये हमारा अर्थ है और हमने इक्वेटर में कहीं पर एक मैग्नेट के बार को या बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से सस्पेंड किया है, जबकि ये हो गया इसका नॉर्थ पोल अर्थ का और ये हो गया साउथ पोल, तो फिर ये बार मैग्नेट जो है अपने आप को कुछ ऐसे अलाइन कर लेगा कि इसका एक साइड या एक पोल ये नॉर्थ पोल के तरफ होगा अर्थ के, और दूसरा जो पोल है मैग्नेटिक पोल ये साउथ पोल की तरफ होगा। एक पोल साउथ पोल को इंडिकेट करेगा और दूसरा मैग्नेटिक पोल अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। तो मैग्नेट के इस बिहेवियर को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये इसका सेकंड बिहेवियर है, इसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अर्थात वो प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। जो पोल अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है या फिर नॉर्थ पोल की तरफ फेस करता है, उसे हम मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल कहते हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और जो मैग्नेटिक पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ इंडिकेशन देता है या फिर इंडिकेट करता है या फिर उस तरफ अपना फेस करता है, उसे हम साउथ पोल कहते हैं, मैग्नेट का साउथ पोल। अब देख लेते हैं इसका तीसरा प्रॉपर्टी मैग्नेट्स का। ये तीसरा प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का कि लाइक पोल मैग्नेट्स के ये एक दूसरे को रेपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और उन दोनों मैग्नेट्स को हम कुछ इस तरह से रखते हैं कि एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के तरफ है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमें अट्रैक्शन दिखेगा। वही अगर मान ले कि हम एक और मैग्नेट रखते हैं कुछ इस तरह से कि दो मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल एक ही तरफ हो जाए, तो फिर ये दोनों नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को रेपेल करेंगे। यहां ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को रेपेल करेंगे। जैसे कि हमने चार्ज में देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है या फिर नेगेटिव और नेगेटिव रखा जाता है तो वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। वहीं अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां भी वैसा ही बिहेवियर दिखता है कि लाइक पोल एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा हुआ, ये अगर इसका बेसिक बिहेवियर है, तो फिर इस फिगर में देखें कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्टेड हो रहा है, इसीलिए तो उसके तरफ वो फेस कर रहा है, और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्टेड हो रहा है, इसीलिए मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ अपना फेस करता है या फिर उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। ऐसे कैसे हो गया? तो इसे समझने से पहले ये तो हमें समझना होगा कि मैग्नेट ये स्पेशल बिहेवियर क्यों दिखाता है, इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है ये अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्यों इंडिकेट करता है। और हमने ये पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी में कि मैग्नेट के लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, अगर इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्टेड हो रहा है तो जरूर अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और सही में ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसके कारण इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं कुछ इस तरह से, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस के कारण ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। तो फिर ये नॉर्थ पोल
इस नॉर्थ पोल से कैसे अट्रैक्टेड हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर। तो अगर अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो जरूर अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहां उसका मैग्नेटिक साउथ बन रहा है। इसका मतलब अर्थ जिस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, अगर उसे हम बार मैग्नेट से इंडिकेट करना चाहे तो उस बार मैग्नेट का साउथ पोल यहां होना चाहिए जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो अब क्या किया जाए? तो एक ही जगह पे या फिर आसपास हमें दो अलग अलग पोल मिले, अपोजिट पोल मिले। एक तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल पर वो है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए जो हमारा नॉर्थ पोल है, जिसे हम नॉर्मली नॉर्थ पोल कहते हैं, उसे नाम दिया गया जियोग्राफिकल नॉर्थ। यह है जियोग्राफिकल नॉर्थ। पर यही है मैग्नेटिक साउथ। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल साउथ है वही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। पर यहां मैं आपको बता दूं कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो बिल्कुल एक ही जगह पे नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस है लगभग 1600 किलोमीटर। अब अर्थ के सरकमफेरेंस के रेस्पेक्ट में या फिर इसके सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में ये 1600 किलोमीटर बहुत कम होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जहां जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहीं पर मैग्नेटिक साउथ पोल है और जहां पर जियोग्राफिकल साउथ पोल है वहीं पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच का। ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करते हैं। अब एक नेचुरल सा सवाल यह होगा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है? तो इसके पीछे का रीजन यह है कि अर्थ जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, इसके अंदर का जो कोर है यह मॉल्टन है, अर्थात पिघला हुआ है और इसमें बहुत सारे चार्ज्ड आयंस हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि अगर हम एक सर्कुलर लूप में करंट पास करवाएं, अगर ऊपर से देखें ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमें दिखेगा इस करंट के कारण ऊपर के फेस में साउथ पोल और नीचे के फेस में नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये हो गया मैग्नेटिज्म का बेसिक बिहेवियर ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो अर्थ के अंदर भी चूंकि बहुत सारे चार्ज्ड आयन है और अर्थ खुद घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर का जो कोर है वो भी रोटेट कर रहा है, हेंस जो चार्ज पार्टिकल है वो भी रोटेट कर रहा है। इसीलिए अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब देख लेते हैं इसका अगला प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, एक तो होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। तो अगर आप इस मैग्नेट को बीच से काट दें तो क्या आपको दो मैग्नेट्स मिलेंगे जिनमें कि एक मैग्नेट में सिर्फ साउथ पोल होगा और दूसरे मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप मैग्नेट को काट देंगे तो यहां पर अपने आप एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और इस रीजन में अपने आप एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। आप इसे कितना भी काट ले, आप सिंगल पोल या फिर यूनिपोल नहीं पा सकते हैं। इसका छोटा से छोटा टुकड़ा अगर आप कर दें तो भी आपको एक यूनिपोल नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीजन देखते हैं। मैग्नेट्स ये बने हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट से। उन मैग्नेटिक यूनिट्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। जैसे कि मान ले ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे। ये जो एरो मैं इंडिकेट कर रहा हूं वो उस डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा, अर्थात मैग्नेट का एरो जिस तरफ है वो नॉर्थ पोल है और इसका टेल जिस तरफ है इस एरो का वो इंडिकेट करेगा इस छोटे से मैग्नेटिक डोमेन का साउथ पोल। और ये डोमेन्स अगर ये मान ले कि आयरन का पीस हुआ तो ये डोमेन्स ये ओरिएंटेड नहीं होते हैं, डिसओरिएंटेड होते हैं। ये रैंडम डायरेक्शन को शो करता है या रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है।
तो इससे होता क्या है कि ये छोटे छोटे डोमेन्स ये खुद तो मैग्नेट्स हैं, पर इसके डिसओरिएंटेशन के कारण कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाना चाहता है, पर ये दूसरा इसके उल्टे डायरेक्शन में बनाना चाहता है। तो सारे डोमेन्स रैंडम डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो फिर सब का जो एक साथ मिला के इंफ्लुएंस होगा, जिसे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, या फिर इसका जो नेट मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो जीरो होगा। अगर मान ले कि आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बहुत सारे लोग मिलके खींच रहे हैं, कोई इसे इधर खींच रहा है इस फोर्स से, कोई इसे इधर खींच रहा है, कोई इसे इधर खींच रहा है, कोई इधर, सारे रैंडम डायरेक्शन में अगर इसे खींचे तो फिर ये जो नंबर ऑफ फोर्सेस अगर ये बहुत ज्यादा हो तो आप पाएंगे कि जो नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पे, ये नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। आप जितना ज्यादा फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स का जीरो होने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। चूंकि मैग्नेटिक डोमेन्स बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ डोमेन्स चूंकि बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो इनका जो नेट इफेक्ट होता है इसके रैंडमनेस के कारण वो बन जाता है जीरो। तो हमें लगता है कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो है, पर ये मैग्नेट नहीं है। वहीं पर अगर ये डोमेन्स, सारे डोमेन्स किसी तरह से अलाइंड हो जाए या पार्शियली अलाइंड हो जाए तो इसमें एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। मान ले किसी खास रीजन से ये सारे डोमेन्स ये अलाइंड हो गए, लगभग अलाइंड हो गए, पूरा अलाइनमेंट तो पॉसिबल नहीं है, सारे डोमेन्स लगभग ऐसे अलाइंड हो गए, तो अब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का डायरेक्शन होगा, इसे एक ओरिएंटेशन मिल गया, तो ये बन गया अब एक मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अब। तो फिर अगर मान ले कि आप इसे कुछ इस तरह से काट रहे हैं तो उसके अंदर के जो डोमेन्स है वो तो अब भी ओरिएंटेड है, तो ये अगर साउथ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, आप यहां से काट दे तो यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब आप कहेंगे अगर डोमेन्स को भी काट दिया जाए, तो देखिए डोमेन्स जो होते हैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट होता है, अर्थात बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान ले एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हो तो उन सारे मॉलिक्यूल्स के यूनिट को हम कहते हैं एक डोमेन। तो अगर मैग्नेटिज्म का बेसिक बिहेवियर आप देखें तो वो ये है कि अगर मान ले एक मॉलिक्यूल है, उसके किसी एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशन के कारण एक करंट का फ्लो हो गया वहां पर। और हमें पता है अगर एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता हो तो वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इस केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो ये बन जाएगा एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जैसे ही ये मैग्नेटिक नॉर्थ बना, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है और ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ये। और हमें पता है वैसे केस में यहां पर ये साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन होता या फिर कहे अगर करंट का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में तो इसका उल्टा बिहेवियर हमें दिखता। तो फिर फंडामेंटली अगर देखें तो कहीं भी एक नॉर्थ पोल अगर बने तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक साउथ पोल बनेगा। तो किसी भी तरह से आप चाहे इसे कितना भी काट ले मैग्नेट को, आप चाहे डोमेन्स को कितना काट ले, जैसे ही आपके पास एक भी मॉलिक्यूल हुआ इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो वो एक मैग्नेट होगा, जिसमें कि एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होगा। तो इसीलिए आप मैग्नेट का यूनिपोल हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये चौथा प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं मैग्नेट का जो पोल्स होता है, पोल्स ये पेयर में होते हैं, अर्थात नॉर्थ साउथ के पेयर में होते हैं। अब देखते हैं इसका अगला बिहेवियर। ये अगला बिहेवियर होता है इंडक्टिव बिहेवियर। वो होता क्या है, आप ये पाएंगे कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और ये अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके रखा, मान ले कि ये एक नेल को अट्रैक्ट करके रखा है, एक कीला को, तो आप ये पाएंगे कि ये जो कील है ये खुद एक मैग्नेट बन जाता है। ये भी अगले कील को अट्रैक्ट करके रख पाएगा। तो फिर जो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि मैग्नेट नहीं था, उसे हमने एक मैग्नेट के आसपास रखा तो वो मैग्नेट बन गया।
इसीलिए तो ये इस अगले कील को अट्रैक्ट करके रखा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसके इंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण। अर्थात ये जो मैग्नेट है ये इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। वो कैसे करता है चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास एक मैग्नेट अगर है, ये रहा वो मैग्नेट, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। तो इसके पास अगर आप रखे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, वैसे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो आपको ये जो इंडक्टिव मैग्नेटिक बिहेवियर है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का बिहेवियर है ये नहीं दिखेगा। उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे, जो सारे डोमेन्स डिसओरिएंटेड होंगे। हमें पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं पर वो डिसओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए उसका जो नेट मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो जीरो होता है या फिर ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। तो जैसे ही एक मैग्नेट को हम इस ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं, इस बार के सामने रखते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से तो बना हुआ है पर ये मैग्नेट नहीं है, तो होता ये है कि देखिए ये जो डोमेन्स है इसमें हर एक डोमेन में आपको एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दिखेगा। हर एक डोमेन में यहां भी आपको वो दिखेगा। तो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में होता यह है कि ये सारे डोमेन्स अलाइंड हो जाते हैं। कैसे कि ये रहा वो मैग्नेट जो कि उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इन्फ्लुएंस करेगा और ये रहा वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए मैग्नेट का ये था नॉर्थ पोल। तो इस डोमेन को आप देखें, इसका दो पोल्स हैं, एक तो यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल है जो कि इस डोमेन के आसपास है, इस नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस इस डोमेन में इस साउथ पोल के इन्फ्लुएंस से ज्यादा होगा क्योंकि साउथ पोल तो काफी दूर है। तो इसके इन्फ्लुएंस के कारण, इस नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस के कारण ये जो डोमेन है ये थोड़ा सा अलाइंड हो जाएगा। अर्थात नॉर्थ पोल को ये नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह से अगला डोमेन भी कुछ ओरिएंटेड होगा, कुछ हद तक तो होगा। तो इस तरह से हमें अब डोमेन्स का बहुत हद तक ओरिएंटेशन दिखेगा और हमें पता है कि डोमेन्स अगर ओरिएंटेड हो गए तो इनका जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स है ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगा और एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब ये ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पा रहा तो हम इसे मैग्नेट कहेंगे या फिर इसके पास एक मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। और जब इसके पास एक मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा तो इसके पास अगर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो चूंकि ये मैग्नेटिक है तो ये इसे भी अट्रैक्ट कर लेगा, इसके भी डोमेन्स को ये अलाइन कर लेगा और इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये हो गया पांचवा प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ये इंड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को। अब देखिए हम जब मैग्नेट को कैटेगराइज कर रहे थे तो हमने कैटेगराइज किया था इसे दो पार्ट में, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में। और हमने ये बात किया था कि जो परमानेंट मैग्नेट है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि एक सोलेनॉइड या फिर कहें एक कॉइल से अगर करंट पास करवाए और उस कॉइल के अंदर अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है और जैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाता है तो फिर ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका ये चला जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम इस तरह के मैग्नेट्स को टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। पर अगर मान ले कि अगर हम एक सांचे में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये वो सांचा है, इसमें हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पिघला के रखे हैं, तो ये मान ले कि मॉल्टन आयरन है, ये पिघला हुआ आयरन है, और हम क्या कर रहे हैं इसके चारों तरफ एक कॉइल वुंड कर रहे हैं और कॉइल वुंड करने के बाद उस कॉइल से मान ले कि हम करंट पास करवा रहे हैं। तो होगा क्या, देखें कि अगर हम इससे करंट पास करवाते हैं इस पिघला हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से,
सिंपली कहे अगर मान लीजिए आयरन है, पिघला हुआ आयरन से, तो ये करंट का जो फ्लो होगा, इस फ्लो के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस अंदर के रीजन में। तो अगर यहां से देखें तो आपको दिखेगा करंट जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन से देखें तो आपको दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अंदर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो अंदर क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मॉल्टन आयरन में जो डोमेन्स होंगे, वो डोमेन्स चूंकि मॉल्टन है तो ये अपने आप को अलाइंड कर लेंगे कुछ ऐसे। ये सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स के साउथ पोल्स होंगे, और चूंकि पिघला हुआ है तो ये बहुत हद तक इसे अलाइन कर लेगा। अब जब धीरे धीरे ये ठंडा होते जाएगा और जब ये सॉलिडिफिकेशन होगा इसका, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर ये करंट एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है तो डोमेन्स हमेशा ओरिएंटेड ही रहेंगे। अब मान लो इसका सॉलिडिफिकेशन हो गया, ये एक सॉलिड बन गया, तो सॉलिड बनने से इसका जो डोमेन्स है अंदर का, ये तो ओरिएंटेड ही रह गया। तो इस ओरिएंटेड डोमेन्स के सेट के कारण ये अब बन गया सॉलिडिफिकेशन के बाद एक परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो फिर जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? तो नेचुरल मैग्नेट में तो कोई इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। अब देखिए आर्थ चूंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अब आर्थ के अंदर मान ले या फिर बाहर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, वो मैग्मा के तौर में बाहर निकलता है, और ये बाहर या फिर अंदर ही सही, अगर ये धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है और उस रीजन में मान ले किसी खास रीजन से वहां का मैग्नेटिक फील्ड काफी हो ड्यू टू अर्थ्स ओन मैग्नेटिज्म, तो होगा ये कि ड्यूरिंग इट्स सॉलिडिफिकेशन इसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे डोमेन्स अलाइंड होंगे और ये बन जाएगा एक मैग्नेट। क्योंकि आज का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, एक कॉयल से बहुत ज्यादा करंट अगर हम पास करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसा जो मैग्नेट बनता है नेचुरल मैग्नेट्स, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। अब आगे के वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है एक मैग्नेट के चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, और मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होते हैं। तो फिर आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।